Good evening. This is Neeraj Bangdwa. Welcome to Wi-Fi Study CSI Net YouTube channel. As you know very well, we have started a super question series, 1000 super question series. Today we will add another one more chapter in this series. So this is chapter number 16. So shall we start? And then please solve it. This is the first question and question number 90. This one is the question number 90, and you know very well we have already done question 89. So this is the question 90, where this where a light signal travel from a point A to point B, both within a glass slab that is moving with uniform velocity with a speed of 0.3 c with respect to an external observer. If the refractive index of slab is 1.5, then observer will measure the speed of signal is what we have to calculate. We have to calculate the a light what we have to calculate a light signal travel from point A to B. एक आपके पास एक लाइट सिग्नल है विथ ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बोथ विद इन द ग्लास स्लैब, मतलब ये आपका ए से बी से ट्रैवल कर रहा है, मतलब ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट बी है, मतलब ए से बी तक आपका कोई लाइट सिग्नल ट्रैवल कर रहा है. Another one more important thing, this one is also moving with 0.3 c, okay, with respect to this observer. If our observer is here, if our observer is here, this speed of light is c in free space, but in glass slab which have refractive index n is equal to 1.5, which have refractive index have 1.5. As you know very well, refractive, if any material have refractive index greater than 1, then velocity of light get decreases. Okay, so finally we have to calculate the ऑब्जर्वर विल मेजर द स्पीड ऑफ लाइट. ये यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है, मतलब कहने का मैं इस फिगर को थोड़ा ब्रॉड बना के बनाऊं, ऐसे है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका इंसिडेंट हैपन हो रहा है, ये ग्लास स्लैब है जो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 0.3 सी की स्पीड से मूव कर रहा है. ये कोई दो पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई सिग्नल चला है, ये ए पॉइंट से कोई सिग्नल चला है बी पॉइंट पे, ठीक है. इसकी फ्री स्पेस में तो स्पीड ऑफ लाइट सी है, बट ये ग्लास स्लैब में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सिग्नल की स्पीड क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है. दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिविटी, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन रिलेटिविटी का नहीं हो सकता कभी भी. तो ऑप्शन आर दिस 0.67, 0.81, 0.97 एंड सी. तो प्लीज टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया भाई? अगर क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता दीजिए, आई विल एक्सप्लेन अगेन. बेसिकली व्हाट वी हैव गिवन, एक आपके पास लाइट सिग्नल है जो किसी ग्लास स्लैब में मूव कर रही है, जिसकी स्पीड सी है, जब फ्री स्पेस में है, ठीक है. वो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है जो हमको गिवन है, दिस वन 1.5, ठीक है. एंड ग्लास स्लैब इज आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी 0.3 विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ऑब्जर्वर, और जो स्पीड ऑफ लाइट सी है वो भी एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, वो भी एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है. तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द विद टोटल जो आपका होल सिस्टम है, मतलब ये आपका ये भी मूव कर रहा है और ये यहाँ पर ये स्पीड ऑफ लाइट सॉरी ये सिग्नल भी मूव कर रहा है. तो ये ऑब्जर्वर जो बाहर बैठा है इसको क्या दिखाई देगा, इस सिग्नल की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, ये आपको कैलकुलेट करनी है. कीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है. मैं क्वेश्चन पे जाता हूं, पीछे कीजिए.
firstly try to understand what do you now get out and what you have given. ओके, अगर आपको ये पता लग जाए भी आपको क्या दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और आप सॉल्यूशन निकाल लोगे, नॉट अ बिग इशू। चलो देखिए, व्हाट वी हैव गिवन, आई विल एक्सप्लेन। लेट कंसिडर a frame of reference S1 where a observer is sitting here. This one is our observer. A glass slab is moving with velocity 0.3 c with this observer. Okay, in which point A and point B. This one is a point A and point B. A light signal is moving from point A to point B. So what we have to find? We have to find the velocity of signal from A to B. But we have to find the velocity of light signal. If I said more appropriately, velocity of light signal from point A to point B, and glass slab have refractive index 1.5. Glass slab have refractive index 1.5. Then we know very well velocity of light is c, where in vacuum. But in case of any medium, what is the velocity of light? V. What is the velocity of light? V, c by n. So then velocity of light c by 1.5. And this one is also moving. वेलोसिटी ऑफ ग्लास स्लैब जी से रिप्रेजेंट करेंगे 0.3 c। ये आपके दोनों के रिस्पेक्ट में। अब होल सिस्टम इज मूविंग, सो फाइनली द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑब्जर्वर, मतलब आपका क्या है भाई, जस्ट लाइक ये आपका एक ग्लास स्लैब है, इसके अंदर एक वेलोसिटी मूव कर रही है, ठीक है, वेलोसिटी सिग्नल मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है। तो मतलब आपका जो वेलोसिटी है v जब कब है, जब ये आपका सिर्फ ये ग्लास स्लैब आपका रेस्ट पे, जब ये आपका ग्लास स्लैब आपका रेस्ट पे है तब तो ये वेलोसिटी मिलेगी। अब ग्लास स्लैब भी मूव करने लगा, ग्लास स्लैब भी मूव करेगा तो आपको जो ये यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है, उसको वेलोसिटी डिफरेंट मिलेगी, तो वेलोसिटी क्या रहेगी उसके बारे में हमें निकालना है। वन मोर थिंग आई हैव टू चेक। A light signal from point A to B both in the glass slab is moving with respect to velocity 0.3 with respect to an external observer if the refractive index of glass is this one and okay, so velocity observed by observer is this one, V must be equal to V light plus में Vg डिवाइड बाय 1 प्लस V light मल्टीप्लाई में Vg डिवाइड बाय c स्क्वायर। सो c by 1.5 प्लस 0.3c डिवाइड बाय 1 प्लस c by 1.5 मल्टीप्लाई में 0.3c एंड होल इज डिवाइड बाय c स्क्वायर। This one is cancel out and what we have finally c by 1.5 plus में 0.3 which means 10 by 15 plus 3 by 10, c take c common and here 1 plus 3 by 15, okay, so this one cancel out 1 by 5। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो ये आपका कट के कितना आ जाएगा, दिस वन इज 2 by
3, 2/3। तो एलसीएम लीजिए 30, 20 प्लस 9 मीन्स 29/30C, एंड यहाँ पर क्या आ गया आपका 29/30C, एंड दिस वन इज 6/5। तो 29 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5C, कैंसिल आउट 6। दिस वन इज 29/36C। तो कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा आपका नियरली। मैं अगर आपको एग्जैक्टली आंसर बताऊं तो आई हैव टू कैलकुलेट 29 डिवाइड बाय 36। दिस वन इज 0.805C, विच मीन्स अगर मैं राउंड ऑफ दूँ तो 81C। तो इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस वन? ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऐसे सॉल्व करना है। रिलेटिविटी का बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। आपको बस बेसिक ऑफ रिलेटिविटी भी आएगा तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया होगा। आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। 3.5 ये क्वेश्चन आपका 3.5 मार्क्स में आया हुआ था। CSIR का क्वेश्चन है, 3.5 मार्क्स में आया हुआ था। 3.5 में हमेशा रिलेटिविटी का इजी क्वेश्चन आएगा, मुश्किल क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलें भाई। जैसे आपको पता है एग्जाम आपका नज़दीक आ गया है, तो अगर आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल द अनअकैडमी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। Okay, then select your goal CSIR UGC NET. Okay, after that search my profile Neeraj Bangdua, and when you in the COL find my profile and follow. My class schedule is TTSS, Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday. In first 3 days my class schedule is 9 PM. On Saturday or Sunday 10 AM and 12 PM. On Sunday 12 AM and 10 AM and 12 PM. Click on my profile, then you will get this one and this one. These are my special classes which are free of cost, in which I covered the topic quantum mechanics, classical mechanics, EMT also, electronics, which I covered nearly 70%, digital electronics, and op-amp is completed. Also many short tricks for which is beneficial for your upcoming exam. This is our pulse course. ये हमारा प्लस कोर्स है जिसमें मैंने क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट की है भाई। अभी सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। टाइम रहेगा 7 PM to 9 PM। टाइम रहेगा 7 PM to 9 PM। ठीक है, तो भाई जो ये है 7 PM to 9 PM है, इसके लिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, ये 4 दिन क्लास का शेड्यूल रहेगा। ठीक है, जो प्लस कोर्स है। भाई अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी से आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। गेस्ट सब्सक्रिप्शन पर जाए, देन यू विल गेट फॉर 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. I suggest at least take 12 months, which is 963 per month, and total amount is 11,550, मतलब 11,550 रुपये। इस पर भी आपको डिस्काउंट दिलाते हैं। ये आपको कोड यूज़ कर लेना, ये NRJ10 कोड आप यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इंस्टेंट मिलेगा भाई, ऑन द स्पॉट। मतलब ये 10% आपको डिस्काउंट हो गया। जो आपका अमाउंट 11,550 रुपये था वो घट के कितना रह गया? 10,395। मतलब 10,000 रुपये 12 महीनों के लिए आपके जितने भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के आपके प्रिपरेशन हो जाएगा। चाहे वो CSIR हुआ, गेट हुआ, जेस्ट, TIFR या फिर BARC की बात कीजिए आप, सभी एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप ओनली CSIR की भी बात करो तो आपको 31,000
फेलोशिप मिलेगी पर मंथ, मतलब 10 डेज में आपका पैसा रिटर्न हो जाए। इससे अच्छा ऑप्शन और क्या होगा। और भी और कोचिंग के मुकाबले आप देखोगे और कोचिंग में 20,000 25,000 5 महीनों के लिए आपको देना पड़ेगा। या पैसा भी 2-2.5 गुना कम और टाइम भी 2.5 गुना ज़्यादा है आपसे और के कंपेयर में। पेमेंट के मामले में भी काफ़ी लीनियट है। हम डेबिट और क्रेडिट से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, इवन आप ईएमआई भी कर सकते हो। डेबिट एंड क्रेडिट पे दोनों पे अवेलेबल है, नो कॉस्ट ईएमआई है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो भाई फायदे क्या रहेंगे आपके, अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसके फायदे तो होने ही चाहिए। तो उसका फायदा, पहला ही फायदा देखिए, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, मतलब पूरा आपको CSIR पैकेज मिलेगा। अब भाई CSIR का फुल पैकेज से मतलब फिजिक्स तो है ही, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है और आपका लाइफ साइंस भी है। अब आप कहोगे इसका मतलब ये है आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ऐसा कहीं भी नहीं है। अभी आपने ये कोड यूज किया NRJ10 तो आपको सिर्फ मेरी ही वीडियो मिलेगी। जितने भी एजुकेटर हैं अनअकैडमी में सबको, आप सबकी वीडियो का एक्सेस आपको मिलेगा। आप सबके प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। डाउट सेशन होंगे, PDF मिलेगा सभी क्लासों का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा मुझसे भी, बाकी फैकल्टी से भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होंगे और होमवर्क दिया जाएगा। ये सभी फायदे आपके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के। कोड अपना क्या है, NRJ10, जो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट दिलाएगा। ठीक है, ये वाला कोड। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी रिगार्डिंग अगर आप अनअकैडमी प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि अभी एग्जाम पास आ गया है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो अभी उसी डायरेक्शन में हम चलते हैं भैया। आपको एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वांटम मैकेनिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.5 मार्क्स में आया था, CSIR का ही क्वेश्चन है। तो कीजिए, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इन द मोमेंटम स्पेस ऑफ ए पार्टिकल इन 1D where phi of p, here wave function is given in momentum space not in position space. Please note this one, wave function is given in momentum space, phi of p is equal to alpha p square plus में beta square, where alpha and beta are real constant. The uncertainty in del x, wave function is given in momentum space and uncertainty is asked in position. सो आपको वेव फंक्शन मोमेंटम स्पेस में दिया, अनसर्टेनिटी पोजिशन में पूछी है तो निकाल दीजिए। ऑप्शन आर दीज आर द ऑप्शन। तो विल यू एबल टू फाइंड इट और नॉट, प्लीज टेल मी। हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम दो वे से सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन की अगर बात की जाए, व्हाट वी हैव गिवन, phi of p a wave function in momentum space which is equal to alpha divided by p square plus में beta square. Firstly, convert this wave function in psi of x in position space. मोमेंटम स्पेस को आप पोजिशन स्पेस में कन्वर्ट कीजिए। जैसा कि मैंने ये, अगर आपको याद हो, मैंने करवाया, मैंने अनअकैडमी प्लस पे करवाया, नहीं अनअकैडमी स्पेशल पे करवाया। तो अगर आप पोजिशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में अगर आप जा रहे हो तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, उल्टा आप करोगे, पोजिशन स्पेस से अगर मोमेंटम स्पेस से अगर आप पोजिशन स्पेस में आओगे तो आपको इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी।
तो यहाँ से आपका साई ऑफ एक्स आएगा, कोई एक वेव फंक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद आप डेल ऑफ एक्स निकालोगे, फिर सॉरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालोगे, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे, देन फाइनली डेल ऑफ एक्स निकालोगे, विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो देन फाइनली यू विल गेट द आंसर। फर्स्ट मेथड, एक वे तो ये है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ये तो आप कर लोगे, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। क्या कीजिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए, मैथमेटिक्स से टोटली इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका एक लॉन्ग प्रोसेस है, आराम से हो भी जाएगा, इसमें कोई गलती भी नहीं होगी। बट जब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो यहाँ से सिर्फ इतना पूछे तो हम कर सकते हैं, फिर एक स्टेप और एक्स्ट्रा है, मान लो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वहां से चीजें मतलब क्वेश्चन काफी लंबा हो जाएगा, और क्वेश्चन अगर लंबा हो रहा है तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। तो व्हाट वी हैव गिवन फाई ऑफ पी विच इज इक्वल टू अल्फा पी स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब आप एक बात बताए, पोजीशन में कभी वेलोसिटी ऐड कर सकते हो, फोर्स में कभी एनर्जी ऐड कर सकते हो, वेलोसिटी में कभी मोमेंटम ऐड कर सकते हो। कभी ऐसा देखा, अभी 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, उसमें क्या कहते हैं 10 न्यूटन फोर्स ऐड हो गया। ऐसा तो नहीं सुनने में मिला होगा, ऐसा ही मिला होगा, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसमें ऐड होगी, टोटल वेलोसिटी आपकी 12 मीटर पर सेकंड होगी। मतलब सेम क्वांटिटी ही ऐड होती है, सेम क्वांटिटी ही सब्सट्रैक्ट होती है। मल्टीप्लाई और आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी से ऐड हमेशा सेम, सब्सट्रैक्शन इज आल्सो सेम काइंड ऑफ एडिशन। तो एडिशन में हमेशा आपको सेम क्वांटिटी ही मिलेगी, और ये क्वांटिटी आपकी इस क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो व्हाट वी हैव फाइंड द पी स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, मतलब जो पी स्क्वायर का डायमेंशन है वो आपके बीटा स्क्वायर का भी डायमेंशन हो, मतलब बीटा स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो मोमेंटम का है, और यहाँ का भी मोमेंटम का है। तो पी का जो डायमेंशन होगा वो किसका डायमेंशन होगा, बीटा का डायमेंशन होगा ही होगा, ठीक है भाई। तो हमने पढ़ा है पी किसके इक्वल है, दैट इज आई एम ट्राइंग टू, यानी एक्स विच इज इक्वल टू एच क्रॉस बाय पी, एच क्रॉस बाय पी, ये होता है। ये रिलेशन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं डेल ऑफ एक्स की बात करूंगा तो क्या हो जाए, एच क्रॉस बाय डेल ऑफ पी, ठीक है, एच क्रॉस बाय डेल ऑफ पी। अगर मैं बात करूं भाई, जब पी का जो डायमेंशन है, वो आपके बीटा के डायमेंशन के इक्वल, तो डेल ऑफ पी का डायमेंशन किसके इक्वल होगा, डेल ऑफ बीटा के इक्वल होगा। तो मतलब डेल ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, एच क्रॉस बाय बीटा, क्योंकि बीटा इज ए रियल कांस्टेंट। ऑप्शन में चलिए, ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई समझ में आया या नहीं आया, ये बता दीजिए बस सिंपली मुझे, यस और नो। ठीक है, यस और नो। अरे ये रिलेशन तो पता ही होगा ना भाई, अरे कहाँ गया, ये रिलेशन तो पता ही होगा ना। अरे क्या बात कर रहे हो, ये होता है डेल ऑफ एक्स इंटू में डेल ऑफ पी नियरली इक्वल टू एच क्रॉस बाय 2 भी होता है ना। 2 लिखना चाहो तो 2 लिख दो, हमें तो डायमेंशन की बात कर रहे थे इसलिए 2 हमने हटा दिया था। तो डेल ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल है, नियरली इक्वल टू एच क्रॉस बाय डेल ऑफ पी, वहाँ पर 2 है, एग्जैक्टली वैल्यू की नहीं। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तब आपको थोड़ा सोचना था, अदरवाइज तो देखो यहाँ पर अल्फा आ गया सम अनदर डायमेंशन, क्योंकि अल्फा डिवाइड बाय दिस वन, यहाँ पर अल्फा आ गया सम अनदर डायमेंशन, यहाँ पर अल्फा आ गया। बट यहाँ पर ही आपका एक ऐसा ऑप्शन था, तो आप इस वे से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ये होते हैं एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक। क्या होती है एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक? जैसे आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बात नोट कर लेना, क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो आप डायमेंशन चेक करना, अगर आपको वैल्यू नहीं दी तो डायमेंशन की हेल्प से हमने क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे चले, सॉल्व इट अगेन क्वांटम मैकेनिक्स क्वेश्चन।
Question number 92. What we have given let x denote the position operator and p denote and p the canonical conjugate momentum operator of a particle. The commutator 1 by 2 m p square plus beta x square, this one is one quantity, another quantity is p square by m plus में gamma x square, where beta and gamma are constant is zero if this relation is equal to zero, मतलब this one if these are commute to each other, then beta and gamma are gamma is equal to beta, gamma is equal to beta, gamma is equal to under root 2 beta, and 2 gamma is equal to beta. These are the four options. Simply we have a given relation, we have a commutator relation, and this commutator quantity commute to each other, and this commutator quantity commute to each other, and if they are commute to each other, then find the value of beta and gamma. Simply बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है. क्या कहा है, एक कैनोनिकल कंजुगेट मोमेंटम ऑपरेटर एक पोजीशन ऑपरेटर है, एक कम्यूटेटर ब्रैकेट में गिवन है, ये एक कंप्लीट क्वांटिटी है और ये एक कंप्लीट क्वांटिटी है. अगर ये क्वांटिटी एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रही है, अगर ये क्वांटिटी एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रही है, इस जीरो जीरो हो रही है तो मतलब कम्यूट कर रही है. अगर ये क्वांटिटी एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रही है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा एंड गामा. या उल्टा लिख दीजिए, वेयर बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट ओ एंड इज जीरो इफ. अगर बीटा एंड गामा आपका इनमें से किसके इक्वल होगा, जब ये जीरो हो जाएगी. आप इस वे में भी बोल सकते हो. CSR का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी है. कम्यूटेटर से कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको आराम से, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज, यू कैन राइट है पी स्केयर बाई 2m 1 बाई 2m इंटू पी स्केयर प्लस में बीटा एक्स स्केयर एंड पी स्केयर बाई m प्लस गामा एक्स स्केयर. Sorry, this one. Oh, will you able to solve it or not? Okay, let's see the solution. We have given a commutation relation which is p square by 2m plus beta x square and p square by m plus gamma x square na, and we have to find this value of beta and gamma if these are commute to each other. This one is one quantity and this one is another quantity. So by commutator relation, by the rule of p square by 2m plus beta x square p square m plus p square by 2m plus beta x square and gamma x square, this quantity is split into these two quantity. Then p square by 2m p square by m plus beta x square and p square by 2m. This is also further also divided in these two quantity, and this quantity also further divided p square by 2m gamma x square plus beta x square and gamma x square. We know that this quantity becomes zero. Why?
आराम से आपको पता ही होगा कम्यूटेटर रिलेशन। जैसे इसकी मैं बात करूँ, बीटा और गामा आपका कांस्टेंट आ गया, एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर। इसकी मैं बात करूँ 1/2m आपका कॉमन आ गया, 1/m कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा पी स्केयर बाई 2 इंटू में पी स्केयर एंड पी स्केयर इंटू में पी स्केयर बाई 2, सेम क्वांटिटी तो गेट कैंसिल आउट एंड टोटल टर्म बिकम 0. So these two quantity get become 0. Now what we have finally got this one, which is equal to beta x square and p square by m plus p square by 2m gamma x square. Okay, beta by m take common out, x square p square plus 1/2m into में gamma take common out, p square x square. AB must be equal to BA with माइनस साइन. तो x स्केयर p स्केयर एंड p स्केयर x स्केयर उल्टा कर दीजिए, x स्केयर p स्केयर कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका बीटा बाय m p स्केयर x स्केयर विद माइनस साइन प्लस 1/2m गामा p स्केयर x स्केयर. तो ये कॉमन लीजिए, p स्केयर x स्केयर एंड दिस क्वांटिटी गामा बाय 2m minus beta by m, which must be equal to 0. Either this quantity equal to 0 or this quantity equal to 0. We know that this is not equal to 0, so this quantity must be equal to 0. So gamma by 2m must be equal to beta by m cancel out, then gamma must be equal to 2 of beta. तो ये क्वांटिटी आपकी 0 कब होगी, जब गामा मस्ट भी इक्वल टू 2 ऑफ बीटा होगा. तो ऑप्शन में चलिए गामा मस्ट भी इक्वल टू 2 ऑफ बीटा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आया हमने क्या किया, इसको हमने स्प्लिट किया इस क्वांटिटी में, ये आपकी दो क्वांटिटी में डिवाइड है, इनको फिर स्प्लिट किया, 4 क्वांटिटी बन गई. इनमें देखा ये 2 क्वांटिटी 0 हो गई, ये 2 क्वांटिटी 0 होगी तो हमारे पास ये बचा. जो आपकी कांस्टेंट टर्म थी वो हमने बाहर निकाली, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर उल्टा था, उल्टा हमने कर दिया, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर दिया विद माइनस साइन आएगा. ये माइनस साइन है, इक्वल टू नहीं, ये माइनस साइन है. ठीक है, इक्वल टू का यहाँ लिख दीजिए, इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटी कॉमन ले, ये यहाँ पर ये भी कॉमन है, मतलब ये कॉमन ले, तो यहाँ माइनस का बीटा 2m आ गया और गामा बाई 2m. ये तो 0 होगी नहीं, क्योंकि हमें पता है ये 0 नहीं होती, ये डेफिनेटली इन दोनों में से एक 0 नहीं, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई. और वैसे भी आपको गामा और बीटा की निकालनी थी तो वो आ जाएगा. तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, गामा आपका 2 बीटा आ गया. बस इतना सा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है. आगे चले, देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ईएमटी का क्वेश्चन है, CSIR में आया हुआ है 3.5 मार्क्स में. व्हाट वी हैव गिवन, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 Q माइनस Q आर प्लेस्ड 00D and 002D respectively above the infinite grounded conducting sheet in XY plane at a point 00Z where Z is greater than D. At a point 00Z where Z is greater than D, the electrostatic potential of this configuration would be approximately. We have given 2 point charges, which one is plus 3Q and another is minus Q, and these two are placed on 00D and 002. Another point is 00Z on Z axis also. So we have to find the potential on that point, and these points are above the infinite conducting sheet. These points are the above the infinite, like this one. These points are the this one is the infinite conducting sheet, and these points are they here and here. And we have to find a point. We have given a point like here, Z is equal to maybe here or here, and we have to find the potential at this point. And these are the option. Please find the answer.
क्वेश्चन हो जाएगा भाई ये, देखिए दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ dipole moment. Let's check the solution. What we have given? What we have given? We have given an infinite sheet. We have given an infinite sheet like this one. Okay. On the z-axis, अरे straight line नहीं लग रही, like this one. On the z-axis, this one, and this one is let consider y-axis, and this one is let consider x-axis. एक पॉइंट आपका यहाँ पर है विच कैरी द चार्ज 3q इज 3q, एंड एक पॉइंट आपका यहाँ पर विच कैरी द -q. ओके, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शेयर है तो एक इमेज बन जाएगी आपकी, यहाँ पर आपका चार्ज होगा दैट इज -3q, एंड यहाँ पर आपका चार्ज होगा दैट इज +q. सेम इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस हमारा कितना है, मैं दूसरे कलर पेन से लिख देता हूँ. दिस डिस्टेंस इज d, so this one is -d. If this distance is 2e, because this point are 0 0 2d and 0 0 d, so this one is 0 0 minus of d, and this one is 0 0 minus of 2d. This one is 0 0 minus of 2d. ओके, तो ये हो जाएगा. तो अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है. तो एक बार हम बात कर लेते हैं. अब आपका 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट का मुझे क्वेश्चन लग रहा है, तो हम बात कर लेते हैं मोनोपोल मोमेंट की. ठीक है, मोनोपोल मोमेंट में आपका क्या रहेगा, +3q -q, अगेन -3q एंड +q, तो टोटल चार्ज इज 0, मतलब मोनोपोल मोमेंट तो आपका है नहीं. Let's talk about the dipole moment. What are the option? Okay, these are the option. Let's talk about the dipole moment. The finally what we have given, this one is 3q multiply by distance. I think we consider this one is d, not I think, and again -q, and this distance is 2d, and take -3q, and distance is minus of d, and +q, and distance is minus of 2d. So 3qd minus 2qd plus 3qd and minus of 2qd. So this one is cancel out, and what we have finally, minus of 2qd, this one is minus 4qd, I think did we write minus of 2qd, minus. ओके, ये हो गया अभी हमारे पास. तो ये डाइपोल मोमेंट का कोई क्वेश्चन हो गया भाई. अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक बात आपको याद रखनी चाहिए. जब डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, मोनोपोल के केस में v/1/r होगा, 1/r के डाइपोल मोमेंट में होगा. क्वाड्रपोल की बात करेंगे तो 1/r³ हो जाएगा, एंड ऑक्टोपोल की बात करेंगे 1/r⁴ हो जाएगा. तो ऑप्शन में चलिए, तो मतलब आपका ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एंड ये ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब आप 50% करेक्ट हो गए. अब आपका ऑप्शन ये 2 होने चाहिए. अब आपके ऑप्शन ये 2 होने चाहिए. ठीक है, इन 2 के केस में आपके ऑप्शन रहेंगे. तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व कीजिए आप. आपका कोई पॉइंट है z पॉइंट, वो हो जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q with minus sign, Z minus of 2D प्लस में 3Q Z माइनस ऑफ D प्लस में अगेन Q Z प्लस में 2D माइनस ऑफ 3Q एंड Z प्लस D। ये हो गया। पोटेंशियल तो ऐसे ही निकालते हैं, तो क्या कीजिए 1/4πε0 Q लिया हमने कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया 1/Z माइनस ऑफ 2D प्लस 3/Z माइनस ऑफ D प्लस 1/Z प्लस 2D माइनस 1/Z प्लस D। ओके, अगेन Q/4πε0 take the Z common and 1/Z minus 2D/Z, sorry, Z common plus 3/1 minus D/Z plus 1/1 plus 2D/Z minus 1 by not 1 this side 3 and 1 plus D/Z। इन सब को आप ऊपर ले जाइए, इनवर्स में आ जाए, बाइनोमियल आ जाए। इसको आप जब फाइनली सोल्व करोगे, बाइनोमियल के बाद सोल्व करोगे, एक 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 आपको सिर्फ एक स्टेप तक एक्सपेंशन करना है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा, दैट इज आंसर मैं लिख देता हूँ। फाइनली बाइनोमियल सोल्व करने के बाद जब आप फाइनली बाइनोमियल सोल्व कर दोगे, जैसे पहले वाला का हो जाएगा, अगर मैं बाइनोमियल की बात करूँ Q/4πε0Z दैट इज 1 minus 2D/Z। this one for Q, this one for this one Q, and in case of 3Q this one become 1 plus D/Z। the whole quantities get solved and finally you get Q/4πε0Z square and D। finally this one 2D, finally this one is our answer। so when we go to option B is the करेक्ट ऑप्शन। ये दो तो आपके वैसे ही हो गए। जब हमने देखा भी ये डाइपोल मोमेंट का केस बन रहा है, तो मतलब डाइपोल मोमेंट में जेड स्क्वायर का आपका आंसर आना चाहिए। तो मतलब ये दो तो आपके ऑप्शन गलत हो गई। अब आपको यहाँ देखना था, ये हमने ऐसे सोल्व कर लिया। इसको एक तरीका तो ये सोल्व करने का है, दूसरा तरीका और है। आप ऐसा कीजिए V इक्वल टू पोटेंशियल होगा 1/4πε0 P डॉट R डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई में R एंड R स्क्वायर। इससे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट चार्ज 2Q एंड डिस्टेंस ओके। ये आपका इस क्वेश्चन इस वे से भी आप सोल्व कर सकते हो। दिस कैन बी अनदर वे, ओके। आगे चले, EMT सॉलिड क्वेश्चन नंबर 94, लास्ट वन इज 93। A plane EM wave is traveling in free space with electric field E of is equal to K epsilon E naught cos of Q x minus C of T, average power per unit area crossing plane parallel to 4x minus 3y will be। But we have to calculate the average power, so tell me what is the average power? Will you able to solve it or not? Or can you solve it? Please solve। Check the question. What we have given? We have given only electric field. And any plane
which is parallel to 4x minus 3, any plane 4x minus 3y which is parallel to average power per unit area, average power per unit area. So we have given in case let's talk about the solution. We have given electric field E naught which is equal to k, sorry, not E naught, E, which is equal to k E naught cos of q x minus c of t, cos of q x minus c of t. This one is the electric field. And now in case of when we have electric field, then we can find magnetic field which must be equal to minus of y E naught c cos of q x minus c of t. This one is the इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड. एक बात आपको हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नहीं होगा, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपका कभी भी नहीं होगा. तो फाइंड वेयर एच इज पॉइंटिंग वेक्टर विच इज इक्वल टू ई क्रॉस बी डिवाइड बाय म्यू नोट और ई क्रॉस एच, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी. देन वी कैन फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट. देन k क्रॉस माइनस ऑफ y विच इज इक्वल टू x, which is equal to x. ओके, तो फाइनली x यूनिट वेक्टर या आई थिंक j लिखते हैं और इसको i लिखते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा क्वांटिटी e नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय c cos of square q x minus c of t, and another quantity get added which is equal to, which is mu naught. This one is our S, but we have to find power. Power is equal to average of S. Okay, तो यहाँ पर आपको एक प्लेन भी दिया हुआ which is perpendicular to, which is parallel to average power. तो ये हो जाएगा आपका, this one is expected value of E naught square divided by C mu naught cos of Q C minus T, what we have given x minus ct and I unit vector, and plane is parallel to this one. This one is 4x means 4i minus 3j, dot product 4i minus of 3j expected value. यहाँ नहीं भाई, यहाँ नहीं, यहाँ पर डॉट 4i माइनस ऑफ cj, यहाँ पर नहीं. दिस वन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू. आई के साथ होगा, j के साथ 0 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4 e नोट स्क्वायर c म्यू नोट. ओके, एंड what we have given, so we have, okay, so we have find the average which is equal to 4i minus of 3j divided by magnitude of this quantity 4 square plus में 3 square, which means 4i minus of 3j divided by 5. So whole quantity is also divided by 5. Whole quantity is also divided by 5 and this one is also 5. and इसका हम cos का अगर हम एवरेज निकाल लेंगे which is equal to 1/2, तो फाइनली वी हैव 2/5 e नोट स्क्वायर c बाय म्यू नोट, e नोट स्क्वायर c बाय म्यू नोट. ठीक है, ये हो जाएगा. वैसे भाई आपका c किसके इक्वल होता है? c होता है 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, इसके c इक्वल होता है. तो आप c की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, या म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा. और फाइनली हमारा आंसर आया 2/5 e नोट स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट c, e नोट स्क्वायर डिवाइड बाय, बिकॉज इफ I write the c square is equal to 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट एंड म्यू नोट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नोट. यहाँ पर म्यू नोट की जगह मैं पुट करूँगा 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नोट, कैंसिल आउट एंड दिस क्वांटिटी गोज अप. तो फाइनली आंसर इज दिस वन. तो व्हाट वी हैव ऑप्शन में देखें हम क्या गिवन है. ओके, 4/5 एंड ओके, आई थिंक दिस इज नॉट 4/5, दिस इज 2/5. तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है.
ऐसे करना आपको। आगे चलते भाई, क्वेश्चन कीजिए अगेन ईएमटी क्वेश्चन। भाई ये तीन ही सब्जेक्ट आपके ईएमटी, क्वांटम और मैथमेटिकल, जहाँ से 30 से 40 का आता है और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप ऐसा करना, मेरी अन अकेडमी पे स्पेशल क्लास में जाना। मैंने बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक की वीडियो बता रखी है, उसमें क्वांटम की भी है, एमपी की भी है और ईएमटी की भी, तीनों की है। ठीक है, तो वे क्लास आप देख लेना सभी। और भी वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी 70% कंप्लीट करवा दी है हमने। मैथमेटिक्स के भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करवा रखा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा रखा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आप मेरी प्रोफाइल सर्च करना, आपको मिल जाएगा। लेट्स चेक द दिस क्वेश्चन। ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम विद इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद एप्सिलॉन इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, is incident on its boundary with air at z is equal to 0. The magnetic field in the medium is H is equal to J H naught cos omega t minus kx minus k under root 3 z, where omega and k are the positive constant. The angle of reflection and refraction respectively. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी फॉर दैट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और ईएमटी का ही क्वेश्चन है। कीजिए, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी परमिटिविटी 4 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, बट permeability is equal to free space of permeability, and magnetic field is given in this way. And what we have to find? We have to find the angle of reflection and refraction. Here reflection is 45, 30, 30 and 60, and reflection 60, 90, 60, 90. So let's check the solution. What we have given? We have given a magnetic field H is equal to J H naught cos of kx minus, sorry, not kx, omega t minus kx minus k 3z. Here we have given k in two directions, x direction and z direction. Let a wave is coming in this way. This is the angle of incident, and this one is the angle of reflection, and this one is the angle of refraction or transmission. Angle of refraction written by capital S. This one is theta, this one is theta r, and this one is theta of r, which is the angle of refraction, or this one is angle 1, this one is angle 2, or this one is angle 3. Okay, and one more thing, here n is equal to 4, here n is equal to 1, because not 4, no, and n is equal to under root of epsilon r, and here epsilon is equal to 4 epsilon, which means n is equal to 2 and n is equal to 1. तो भाई यहाँ से हमारा टेंजेंट ऑफ थीटा ये हमारा किसके इक्वल हो जाए? एंगल ऑफ इंसिडेंट के एक्स डिवाइड बाय के जेड, ये होता है भाई। के एक्स क्या है? दिस वन, एंड के जेड क्या है आपका? दिस वन, मतलब आपका हो जाएगा के डिवाइड बाय अंडर रूट 3
के से के कैंसिल हो गया, टेंजेंट ऑफ थीटा आई हो गया आपका भाई, थीटा आई किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1/√3, टेंजेंट इनवर्स 1/√3, तो ये होता है भाई आपका 30 डिग्री। थीटा आई हमारा किसके इक्वल आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया। तो भाई यहाँ से हम बात करें, दिस वन इज कंसिडर n1 and this one is considered n2. तो बाय स्नेल लॉ n1 साइन ऑफ थीटा i मस्ट बी इक्वल टू n2 साइन ऑफ थीटा ऑफ r, मतलब 2 साइन ऑफ थीटा ऑफ i इज इक्वल टू दिस वन इज 1 साइन ऑफ थीटा ऑफ r। तो मतलब हमारा क्या आ गया भैया, थीटा किसके इक्वल है, 2 इंटू में साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा ऑफ r। ओके, तो भाई ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ 30 किसके इक्वल है भाई, विच इज इक्वल टू, ये कितना होता है 0.132, मतलब 1/4, ये हो जाएगा भाई आपका 2 क्रॉस 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा ऑफ r। तो कैंसिल हो गया, साइन ऑफ थीटा ऑफ r इज इक्वल टू 1, थीटा ऑफ r इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कितना आ गया भाई, 90 डिग्री आ गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका किसके इक्वल आ गया, दैट इज 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो भाई ऑप्शन बी आपका हो इक्वल है, बिकॉज दिस एंगल आर इक्वल, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर होता है, तो वो एंगल आपके इक्वल होंगे। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, ऑप्शन बी क्या आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बस इतना सा आपको करना था, तो भाई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो भी इसको लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको आगे वाली वीडियो मिल जाए। और अनअकैडमी का शेड्यूल है TTSS, ठीक है, कल मतलब नोट कल, टुडे इज ओके 9 PM पे आज हमारी क्लास है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अनअकैडमी प्लस स्पेशल पे, तब तक के लिए बाय, सी यू, गुड नाइट।